Hello everyone, welcome you back to biotechnology and its application, lecture number 2, right? So lecture number 1 what we was doing was the applications of biotechnology और हमने मेडिसिनल मेडिसिन्स में क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी वो कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब मेडिसिन्स में भी मैंने कहा था कि देयर वाज टू ब्रांच, दो मेन ग्रुप्स में। वन इज डायग्नोस्टिक्स, राइट। तो हम लोग डायग्नोस्टिक्स कर रहे थे, वी हैव ऑलरेडी डन एंड वी हैव डन विद पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस हमने कर लिया था, एलाइजा हमने कर लिया था, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हमने कर दिया था। और उसके अलावा वी वर डूइंग की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी हमने कर लिया है ना, एंटीबॉडीज जहाँ से प्रिपरेशन होती है। अगर वन सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी की प्रिपरेशन होती है इट्स कॉल्ड मोनोक्लोनल, अगर टू टाइप्स की एंटीबॉडी की प्रिपरेशन होती है इट इज कॉल्ड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो आज हम उसी डायग्नोस्टिक का एक पार्ट रह गया था, दैट इज जीन थेरापी। बेसिकली देखो, जीन थेरापी इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ डिजीज, जैसे हम पहले कहते थे कि नहीं भाई जेनेटिक डिजीज का कोई क्योर है ही नहीं, बट आजकल है क्योर। कैसे? अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्री नेटल में डायग्नोज हो गया कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है उसमें, हाइपर मार्कर टेस्ट जब प्रेग्नेंट होती है उस लेडी की 1 मंथ 1.5 मंथ के अंदर उसकी फ्लूइड्स की टेस्ट किए जाते हैं कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है बेबी में। अगर प्रेजेंस हो गया तो उसको देखते हैं कि या तो आफ्टर बर्थ, लेकिन आफ्टर बर्थ थोड़ा लेट हो जाती है, तो आजकल बिफोर बर्थ ही ये क्योर मतलब शुरू हो जाती है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। सो इसमें क्या होता है, इट्स अ जीन थेरेपी इज अ टेक्निक और इंजीनियरिंग टू रिप्लेस, बेसिकली इसमें जो रिप्लेसमेंट होती है अच्छे जीन्स की, मतलब जो भी डिफेक्टिव जीन्स है उसको हटा के हम क्या करेंगे, एक बेटर और मतलब अच्छी वाली जीन्स की रखेंगे, राइट। मतलब फॉल्टी जीन्स को हटा के करेक्ट जीन्स को हमें रिप्लेस करना है। तो जनरली ये सोमाटिक सेल से लिए जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सोमाटिक जीन थेरापी भी हम इसको कहते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था कि किस डिजीज के लिए है। बच्चों में ADA, एडिनोसिन डी एमाइनेज डेफिशिएंसी जो डिजीज आता है, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस डिजीज में एक जीन है ADA जीन, एडिनोसिन डी एमाइनेज जीन। उस जीन का काम क्या है, जो टी लिम्फोसाइट हमारे बोन मैरो में प्रोडक्शन हो रहा है, that is matured by adenosine deaminase, ठीक है। अब एडिनोसिन डीएमाइनेज क्या कर रहा है, अगर मान लो वो डिफेक्टिव है तो वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, मैच्योर नहीं हो पाएगा तो इट कैन नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो बच्चों को वैसे भी बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपोजर होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज को अडेप्ट कर लेता है, उनकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक वैसे ही होता है, ठीक है। तो इस केस में ज्यादा ही हो जाएगा एंड द चाइल्ड डाइज विद इन 2 to 3 years, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होता है बॉडी में। तो जीन थेरापी में हम क्या करते हैं, फॉल्टी जीन जैसे ADA जीन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और किसी अच्छे इंसान की ADA जीन को हमने लिया, उसकी एक फ्रेगमेंट लिया, उसको क्लोन किया। इसमें क्लोन करने के लिए जो आपको जरूरत है दैट इज रिट्रोवायरस की जरूरत है। उसकी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी को डिस्ट्रैक्ट करके हम उसको उसमें क्लोन करेंगे, राइट। तो एक बार हम शुरू से ही देखते हैं कि व्हाट इज जीन थेरापी बेसिकली। सो देखो, जीन थेरापी is a technique, is a technique of genetic engineering to replace a faulty gene by a normal gene.
ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ जीन थेरापी हमारे पास 2 टाइप्स, हम उसके लिए भी कर सकते हैं। एक सोमाटिक वाला सबसे ज्यादा चलता है, सोमाटिक सेल जीन थेरापी, और दूसरा हमारे पास आता है जर्म लाइन जीन थेरापी। ठीक है। अब देखो जीन थेरापी में सबसे जो मेन डिजीज, देखो मैंने यहाँ पे किया है कि SCID का, ये सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से जो भी डिफेक्टिव सेल था उसको हमने रिमूव किया। इन द लेबोरेटरी द वायरस इज ऑल्टर्ड, वायरस मतलब यहाँ पे हम कौन सी वायरस ले रहे, रिट्रोवायरस ले रहे, ठीक है। ADA जीन को हमने रिमूव किया, फॉल्टी जीन को हटाया, और करेक्ट जीन्स हमने लिया किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से, और फिर इट हैज द इन द लेबोरेटरी द वायरस इज ऑल्टर्ड, वायरस की इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट किया सो दैट इट रिप्रोड्यूस, ठीक है। अ जीन इज इंसर्टेड, मतलब ये जो करेक्ट जीन्स है, ये जो आपका ब्लू वाला जो है करेक्ट जीन्स, इसको हमने इंसर्ट किया, कहाँ इंसर्ट किया, वायरस के अंदर। द ऑल्टर्ड वायरस इज मिक्स्ड विथ सेल फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। फिर जो पेशेंट से हमने सेल्स लिया था उसके साथ इस वायरस को हमने यहाँ पे देखो, इस वायरस को हमने मिक्स किया। The altered virus is mixed with cells in the patient. The cells from the patient becomes genetically altered. ये genetically altered हो जाता है, मतलब इसमें गलत जीन को हटाया तो अच्छा जीन्स मतलब एक्सप्रेस होना शुरू कर देगा। The altered genes जो हमने चेंजेस किया था, उस जीन्स को इंसर्ट किया है कहाँ पे, टी लिम्फोसाइट में करेंगे, अगर ADA के लिए है तो टी लिम्फोसाइट, राइट। The genetically altered cells produce desired protein और hormone. ये कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं था, तो बेसिकली हमने तो ADA के लिए करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि बेसिक हमने किससे के लिए करना है, सो एग्जाम्पल SCID, सबसे पहला पेशेंट जो डिफेक्ट था क्योर हुआ था। व्हाट इज SCID? सीवियर कंबाइंड immunodeficiency syndrome, ठीक है। सो इसमें बेसिकली इसमें क्या होता है, देयर इज एन ADA जीन, इस डिफेक्ट में ADA जीन, और इसका फुल फॉर्म इज एडिनोसिन deaminase gene that produces and protein, ठीक है। कौन सी प्रोटीन? प्रोटीन जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमाइनेज प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन प्रोडक्शन होती है। अब इस प्रोटीन से फॉर काम क्या है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, इससे मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होगी फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके फ्लोचार्ट देखते हैं डिफेक्टिव केस में, राइट। डिफेक्टिव केस में क्या होता है, डिफेक्टिव ADA जीन, तो अगर इसका डिफेक्टिव है सो नो एडिनोसिन डीएमाइनेज, ठीक है, ये एंजाइम नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, नो मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स तो मैच्योर होगा ही नहीं, राइट। एंड द चाइल्ड विल लैक इम्यूनिटी, तो ऐसे 3-4 साल के अंदर बच्चे की मतलब डेथ हो जाती है, क्योंकि जब इम्यूनिटी आपके पास नहीं होगा ना तो मेडिसिन लेके भी कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। इस वजह से नाउ अब हम इस डिजीज की जीन थेरापी कैसे करेंगे। सो मेरा जो स्टेप्स आएगा इसमें, सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा इसमें,
कि हमने द faulty gene is taken out, ठीक है। दूसरा, करेक्ट जीन आइडेंटिफाइड, हमने वही बाय प्रिंसिपल प्रोसेस का पूरा टेक्निक लगाओगे, द करेक्ट जीन इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, कैसे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। आइडेंटिफाइड एंड क्लोन्ड यूजिंग अ वेक्टर रिट्रोवायरस, ठीक है। मेन देखो यहाँ पे वेक्टर से पूछ सकते हैं। सो रिट्रोवायरस बाय डिस्ट्रक्टिंग द इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्टिंग द इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे देखो पैकेजिंग, मतलब जैसे रिट्रोवायरस में हमने डाल दिया, इसको क्लोन कर दिया। अब इस जीन को, द करेक्ट जीन, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में नहीं तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, द करेक्ट, सो द करेक्ट ADA gene, right, that is cloned is inserted into the lymphocytes, sorry, into the bone marrow, right, तो बोन मैरो में हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो उसके बाद these cells do not always remains alive, ये हमेशा alive नहीं होता है, but मतलब इनको क्या होता है, एडीए जीन तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मतलब करेंगे तो प्रोडक्शन करना शुरू हो जाएगा। बोन मैरो which starts synthesizing adenosine deaminase enzyme, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है, देखो हमने इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है, पैकेजिंग होती है। पहले तो हम जीन को डालेंगे, किसके अंदर डालेंगे, रिट्रोवायरस के अंदर डालेंगे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। इस वजह से क्या करेगा वो, पहले इसमें जैसे वो इंसर्ट करेंगे ना, तो इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन बढ़ेगी, फिर देन अगेन इट विल सिंथेसाइज द प्रोटीन, उस जीन से पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ होगा। तो आजकल खैर ये तो हमने एडीए के लिए किया है, आजकल बहुत सारे डिजीज के ऊपर भी इसको मतलब एक्सेस किया जा रहा है, और सबसे मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे डायबिटिक जो है, मेनली वो डायबिटिक के ऊपर काम कर रहे हैं कि डायबिटीज क्योर हो जाए इस जीन थेरापी से। सो फर्स्ट तो SCID था, नाउअडेज it is used to treat हीमोफीलिया को भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एल्जीमर्स डिजीज, ठीक है, एटसेट्रा, थैलासीमिया एटसेट्रा। और आगे इन फ्यूचर में मतलब इसके लिए डायबिटिक के लिए ज्यादातर कोशिश किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा मतलब जीन थेरापी का पार्ट। अब हम मेडिसिनल पार्ट पे चलते हैं कि मेडिसिन में क्या यूजेस हो सकती है। तो सबसे पहले मेडिसिन में हम देखेंगे कि अगर हमने मेडिसिन, तो सबसे पहले देखो मेडिसिन में क्या होती है, इंसुलिन, है ना। और देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंसुलिन का भी, क्योंकि पहले ना इन देखो आज के डेट में आप देखोगे 70 to 75% पीपल आर अफेक्टेड बाय डायबिटीज। एक तो स्ट्रेस की वजह से, फिर कुछ लोगों को जेनेटिकली होता है, जुवेनाइल डायबिटीज जिसे कहा जाता है ना। और कुछ लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, नंबर ऑफ लाइसोसोम्स गेट्स इंक्रीज्ड, ठीक है। और धीरे धीरे इन लाइसोसोम्स ने क्या करना है, हमारे पास जितनी भी इम्पोर्टेंट सेल्स है
उसको डाइजेस्ट कर जाता है, तो ऐसे कोई किसी भी तरह की ऑटो इम्यून डिजीज आ सकता है। उनमें से वन ऑफ द डिजीज इज डायबिटिक। तो पहले क्या होता था कि ये जो इंसुलिन एक जो हार्मोन है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, इंसुलिन क्या करता है, जो कन्वर्ट इट, इंसुलिन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे? क्योंकि वो ग्लूकोज जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जो होती है, दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, तो ऑब्वियसली ब्लड में ग्लूकोज की लेवल तो कम ही हो जाएगा, है ना। तो ये काम इंसुलिन करता है। अब हमारे अगर बीटा सेल्स में खराबी हो गई तो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो पीपल विल सफर, है ना, शुगर लेवल बढ़ते जाएगी। तो सब पहले तो देखो स्लॉटर्स जैसे पिग हो गया, डॉग हो गया, इन स्लॉटर्स से इंसुलिन लेके इसको प्यूरिफाई करके यूज करते थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि काफी लोगों को एलर्जेटिक रिएक्शंस आया। दूसरे एनिमल से जब हम डालते हैं तो एलर्जेटिक इन्फेक्शन आता ही है। तो आजकल और उस टाइम में ना बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले देखो शार्पी शेफर बेंटिंग बेस्ट मेथड कहते हैं, शार्पी शेफर है ना, इन्होंने बेसिकली इस इंसुलिन को फेलियर, जैसे आइलेट सेल्स ऑफ लैंगरेंस जो पेनक्रियास का है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है, तो उस चीज को मतलब इन्होंने सबसे पहले ये किया था। और इंसुलिन को सबसे पहले मतलब सक्सीडेड इन प्रिपेयरिंग द एग्जैक्ट जो इंसुलिन है फ्रॉम पैनक्रियाटिक सेल्स ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो क्यों इंसुलिन वाज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस? क्योंकि ना इंसुलिन का ना दो फॉर्म होता है, एक इमैच्योर फॉर्म और दूसरा होता है मैच्योर फॉर्म, राइट। जो इमैच्योर या प्रो इंसुलिन है उस पे ना 3 चेन्स होता है, ए बी एंड सी। और जैसे जैसे इंसुलिन मैच्योर होते जाएगा तो देयर विल बी ओनली 2 चेन्स, ए चेन एंड बी चेन। तो लेकिन सी फिर कैसे जाता है? सी ऐसे जाता है कि सी में बेसिकली देखो स्प्लाइसिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम देखें ना बेसिकली इंसुलिन जीन को जो क्लोन करने के लिए वेक्टर लगाते हैं दैट इज ई कोलाई वेक्टर, और तो हम जिस होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे इट इज ऑल्सो ई कोलाई बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में आप अगर देखो देयर इज नो स्प्लाइसिंग, है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन तो होता ही नहीं है। तो स्प्लाइसिंग नहीं होगा तो सी चेन्स कैन नॉट बी कट, और सी चेन अगर कट नहीं होगा तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, इमैच्योर रह जाएगा। ठीक है, तो अब जो प्रोसीजर इन्होंने निकाला है उसमें क्या होता है कि ए और बी चेन, मैच्योर चेन को ही हम क्लोन करते हैं, सी को हम नहीं लेते। तो सबसे पहले आप देखोगे बाय मेडिसिन में प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ठीक है। अच्छा, अब इंसुलिन सबसे पहले प्रोडक्शन जो किया है बाय एली लिली कंपनी ऑफ अमेरिका, and it was named as Humulin. ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बेंटिंग एंड बेस्ट, ठीक है ना, बेंटिंग एक साइंटिस्ट का नाम है एंड बेस्ट succeeded in preparing a pure extract of insulin right from the pancreatic islets of dogs. तो बेंटिंग एंड इन्होंने क्या किया, डॉग से इसको आइसोलेट किया है विद द हेल्प ऑफ मैक्लियोड, मतलब ये पुराने वाला टेक्निक है। ठीक है, सो डायबिटीज तो उस टाइम में स्लॉटर वगैरह से लेके क्योर हो गया था।
अब हम थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, ठीक है, जो हमारा मतलब प्रो इंसुलिन है, फिर मैच्योर होने के बाद कैसे होता है वो चीज देखेंगे। सो लेट्स डू। सो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन में आपका आएगा कि ये देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर देखोगे, देयर आर 3 चेन्स ऑफ इंसुलिन। ए ये रहा ना, ए वाला चेन, ए चेन, राइट, और फिर ये सी पेप्टाइड और ये बी चेन, ठीक है। तो इंसुलिन कंसिस्ट्स ऑफ 51 एमिनो एसिड्स, जिसमें ए विथ 21 एमिनो एसिड और बी विथ 30 एमिनो एसिड होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में दिस इज अ सल्फर बॉन्ड, ये जो दिख रहा है ना आपको, सल्फर बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइंट होती है। बोथ द ए और बी चेन के बीच में स्टेबिलिटी कौन लाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो टोटल मिला के और जो सी चेन कब होता है? प्री मैच्योर यानी प्रो इंसुलिन में होता है। एक्चुअली स्प्लाइसिंग के दौरान मतलब सी पेप्टाइड चेन कट जाती है, रिप्लेस हो जाती है, दिस इज लाइक इंट्रॉन, और फिर ज्वाइनिंग ऑफ जो है कि ए और बी इज अ मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। अब एली लिली कंपनी ने क्या किया, जो चेन्स ऑफ ए और बी को इन्होंने लिया, राइट, चेन किसको लिया? ए और बी को, प्रोड्यूस्ड इन द प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई प्लाज्मिड्स में इसको बनाया गया है। जैसे क्लोन करते हैं हम उसको, उसी तरह से क्लोन किया गया, ठीक है। एंड ए एंड बी वेर प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग अलग वेक्टर में बनाया गया, एंड दे आर कंबाइंड। फिर जब बन गया तो ए चेन और बी चेन को दोनों को कंबाइन करके ज्वाइन किया गया, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड को रख के, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि दिस सेगमेंट, और इसमें देखो हमने फिर इसको लाइगेज के साथ ज्वाइन करना है, चलो हम करते हैं इसको। और मैच्योर में सिर्फ आपको मिलेगा ये ए चेन एंड बी चेन। देखो ये जो बी चेन कंसिस्ट ऑफ 30 एमिनो एसिड एंड ए चेन कंसिस्ट ऑफ 20 एमिनो एसिड। सो हम यहाँ पे बेसिकली क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ इंसुलिन consists of A, B and C peptide chain, right, in its premature or pro-insulin form. So premature or pro-insulin form, ठीक है। So in mature insulin consists of 51 एमिनो एसिड्स, ठीक है, इतना ही एमिनो। और यहाँ पे हर एक आपको पूछे जाएंगे कि भाई पहले क्यों प्रोडक्शन नहीं हुआ था बायोटेक्नोलॉजी? क्योंकि ये टेक्निक हमारे पास नहीं था कि सी को हम कैसे एलिमिनेट करें। 51 एमिनो एसिड वेयर ए चेन इक्वल्स टू, आपके पास इसमें होगा 21 एमिनो एसिड्स एंड बी चेन इक्वल्स टू 30 एमिनो एसिड्स, ठीक है। सो ये जो एली लिली कंपनी है ना, द क्लोन्ड बोथ द ए एंड बी चेन of insulin were cloned separately in E. coli vector, ठीक है, and then combined by disulfide बॉन्ड्स, ठीक है। दोनों को अलग अलग किया और फिर उसको किसमें किया था कि ज्वाइन करके डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब देखो इसका भी स्टेप्स आपको क्या देखना पड़ेगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सबसे पहले तो हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, फिर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
फॉर्मेशन ऑफ rDNA बाय T4 लाइगेज, है ना, हमने वेक्टर के साथ इसको जोड़ दिया, और फिर प्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग ऑफ rDNA। यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे वेक्टर किसको यूज किया था, देन इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA इन इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA इनटू किसके पास, रेसिपिएंट होस्ट, ठीक है, रेसिपिएंट होस्ट के अंदर डालेंगे। फिर हमने क्या किया, स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्म सेल्स को स्क्रीन कर दिया, एंड उसके बाद हमने इसकी मतलब जो भी प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। सो फिफ्थ में प्रोडक्शन ऑफ, इसमें ना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आपको निकालना पड़ेगा, जैसे ये प्रोटीन के लिए है, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट और इंसुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो एक बार हम डायग्राम करते हैं, क्योंकि इसके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बेटा ये है बैक्टीरिया, ठीक है, और फिर दिस इज द प्लाज्मिड, ये हमारा प्लाज्मिड है, और ये जो है ना, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड, इसका अपना न्यूक्लियोइड, ठीक है। और इधर क्या किया, ह्यूमन सेल, ये ह्यूमन सेल, और इस सेल से इन्होंने इंसुलिन जीन को निकाल दिया, ठीक है, इंसुलिन जीन को निकाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ई कोलाई वेक्टर है, इसके ऊपर हमने जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, ठीक है। तो मेरे पास इस प्लाज्मिड से स्टिकी एंड्स आ गया, तो इसमें स्टिकी एंड्स आया, और फिर हमने इस जीन को, ये है इंसुलिन जीन, राइट। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। सो ये ऐसे, और इसके अंदर हमने इस जीन को पेस्ट कर दिया, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ पे करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्लेस किया, so we have placed it, and फिर it will synthesize multiplication of recombinant DNA of rDNA, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्लोन्स जो है, इसमें क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन डालेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, फर्मेंटर में डालेंगे, ठीक है, टू ऑब्टेन रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, ठीक है। सो यहाँ आपको ऐसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ इसमें वेक्टर क्या है। एक चीज याद रखना, चाहे इंसुलिन हो और किसी भी कोई दूसरा प्रोटीन हो, ह्यूमन बींग्स में ना हम क्लोन, अगर ह्यूमन बींग्स की किसी भी सेल को क्लोन करना है, तो व्हाट वी जनरली डू इज दैट वी टेक ई कोलाई वेक्टर, ठीक है, ई कोलाई वेक्टर ही हम इसमें लेते हैं। अच्छा, अब हम इसमें देखो और भी सारे टाइप्स की प्रोटीन, जैसे विटामिन हो गया, खाली डायग्नोसिस में ह्यूमन इंसुलिन थोड़ी होता है, एक आता है हीरोडिन, जानते हो हीरोडिन क्या है, हीरोडिनिया क्या है। हीरोडिनिया जो होता है इट्स लीच, है ना, लीच आपने जूलॉजी में पढ़ा है क्लासिफिकेशन में, तो लीचेस में होती है। अब लीचेस के पास एक हीरोडिन प्रोटीन होती है विच इज एन एंटी कोआगुलेंट, ठीक है,
और कई पेशेंट को ना क्या होता है, जैसे पैरालिटिक अटैक आती है तो इंटरनल हेमोरेज होती है, तो ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है ना। अब उस क्लॉट को डिसॉल्व करना है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे आपने पढ़ा होगा, क्लॉट ब्लास्टर कहते हैं उसको। इसके अलावा हमारे पास है कि हीरोडिन, ये जो लीच होता है ना, जब भी लीच किसी एनिमल्स में ब्लड सक करने लगता है तो वो ब्लड फ्लो होते ही जाता है, क्योंकि वो ब्लड कोआगुलेट नहीं हो पाता है, बिकॉज हीरोडिनिया या लीच जो होती है वो हीरोडिन छोड़ता जाता है, राइट, विच इज एन एंटी कोआगुलेंट। वही चीज चाहिए हमें, क्लॉटिंग जो होता है ना उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको चाहिए एंटी कोआगुलेंट। तो हम क्या करते हैं, हीरोडिन जीन को ले लिया, अब उसको हमने क्लोन किया। कैसे क्लोन करेंगे, वही ई कोलाई बैक्टीरिया में क्लोन करेंगे। टेक्निक तो देखो सेम ही है। एंड देन विल टेक अ प्लाज्मिड, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, उसको क्लोन करेंगे। पता है क्लोन करने के बाद हम उस जीन को क्या करते हैं, एक प्लांट है ब्रेसिकस नेपस, उस प्लांट में हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब उस प्लांट में हीरोडिन की एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है इन इट सीड्स, राइट, लीफ में भी होता है। तो उस सीड्स या लीफ की जो जूस होती है, वी टेक इट आउट एंड प्रिपेयर अ मेडिसिन जो क्लॉट्स को, इंटरनल क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। सो लेट्स डू, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये हमारा सेकेंड टाइप की मेडिसिन है जिसमें हम हीरोडिन, ठीक है, तो हीरोडिन जीन, हीरोडिन is an anticoagulant, right, produced, और सॉरी प्रेजेंट लिखेंगे यहाँ पे हम, so it's present in हीरोडिनिया लीच में, ठीक है। so what we are going to do, हीरोडिन gene cloned in E. coli vector, same, ठीक है, forming E. coli vector, right. The recombinant gene is allowed to multiply, हमने इसको allow किया to multiply, ठीक है, तो ये multiply हो गया, and the gene is inserted sorry, so is inserted in the leaves and seeds of Brassica nepus, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, the juice of the seeds are extracted to produce clot dissolving medicines, ठीक है। सो इस तरीके से एक और हमारे पास हीरोडिन जीन का वो प्रोडक्शन हो गया है ना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, और अभी भी बहुत सारे सो इस केस में ब्रेसिका नेपस वाला हम कर लेते हैं, ठीक है ना, हो गया हमारा। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट जो आएगा, जैसे वैक्सीन कैसे प्रोडक्शन होती है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेरॉइड्स प्रोडक्शन हुआ है, वैक्सीन प्रोडक्शन हुआ है इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से। तो जो मेरा थर्ड जो ये रहेगा, स्टेरॉइड्स को देखते हैं, है ना। कई सारे डिजीज में हमें स्टेरॉइड्स देखना पड़ता है। क्रिस्टलाइजेबल लिपिड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसी को हम कहते हैं स्टेरॉइड्स। कम से कम इसमें 8 कार्बन रिंग्स होती है, और इसके लिए इट इज अ फंगस राइजोपस स्टोलिनिफर could bring about hydroxylation of steroids। तो हम स्टेरॉइड्स का भी मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकली, और ये स्टेरॉइड्स दे आर यूज्ड इन, कहाँ पे प्रोडक्शन यूज होती है, यूज टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक तरह की आर्थराइटिस है, बाय बर्थ कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जिसका नाम है रूमेटॉइड
RHEUMATOID, आर्थराइटिस के लिए, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट जो हमारे पास जो एप्लीकेशन होगी और किस डिजीज में, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट metabolism in animals, right? Metabolism in animals मतलब हमारी जो मेटाबॉलिक, जैसे थायराइड वगैरह किसी को होता है तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ जाती है। इन दैट केस जो हम इस बायोटेक्नोलॉजी के से स्टेरॉइड प्रोडक्शन करेंगे उसी को हम यूज करेंगे। जैसे किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं ताकि बॉडी हमारी पहचान ना पाए, राइट, धोखे में रहे कि कौन सा सेल्फ ऑर्गन है और कौन सा नॉन सेल्फ ऑर्गन। तो दिस इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। सो इट इज गिवन एज इम्यूनोसप्रेसेंट, राइट। किसको दिए जाते हैं? इन पेशेंट्स विथ ऑटो इम्यून डिजीजेस, in patients with autoimmune diseases and in case of organ transplant, ठीक है, जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जैसे कोई किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है तो पहले तो उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कई सारे स्टेरॉइड मेडिसिन भी है, लाइक प्रेनिडोसोलोन, prednisolone है ना, is used as anti-inflammatory drugs, इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए anti-inflammatory drugs, ठीक है, ऐसे। उसके बाद एस्ट्रोजन एज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम देते हैं, इट इज यूज्ड as estrogen for oral contraceptive drugs के फॉर्म में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्टेरॉइड। अब जैसे वैक्सीन्स, अभी भी जैसे कोरोना वैक्सीन बन रहा है वो बायोटेक्नोलॉजिकली ही प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। सो वैक्सीन्स में वैसे तो एडवर्ड जेनर जिन्होंने वैक्सीन्स को डिस्कवर किया है, लुई पेस्चर है रिस्पॉन्सिबल, बट वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सप्रेशन, जो भी बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्शन होगी, सो वैक्सीन्स में जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स आर कॉल्ड सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोडक्शन हो गया, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स है ना, which is produced by rDNA टेक्नोलॉजी से, ठीक है। वैक्सीन्स का ना कई सारे मतलब प्रोसीज्योर है, जैसे केमिकल वैक्सीन्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजिकल को तो हम सेकेंड जनरेशन कहते ही है। फॉर एग्जाम्पल हेपाटाइटिस बी, ठीक है, एक वैक्सीन हेपाटाइटिस बी जो हम वैक्सीन्स देते हैं, पहले तो इसकी प्रोडक्शन दूसरी प्रोसेस से हुआ था, तो इट वॉज वेरी कॉस्टली, जो मतलब एटीन्यूएटेड फॉर्म में हुआ था तो बहुत कॉस्टली था। आजकल इसके साइड इफेक्ट भी कम आ रहा है और मतलब इससे थोड़ा सा इसके रीजनेबल रेट हो गया है जब से ये मतलब बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जैसे हमारा थर्ड जनरेशन भी वैक्सीन भी है जो केमिकल से बनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सोमाटोट्रोपिन, ये भी बनाया गया है। सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की कुछ बच्चे पैदाइशी ड्वार्फ रहते हैं तो उनको टाइम टू टाइम ग्रोथ हार्मोन की देना पड़ता है, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन करना विथ रिस्पेक्ट टू एज कम हो जाती है, तो इन दैट केस आर्टिफिशियली ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस उनको देना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू एज, ठीक है।
सो इट्स कॉल्ड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और इसे हम क्या कहते हैं, सोमाटोट्रोपिन, राइट। सो सोमाटोट्रोपिन कहाँ से प्रोडक्शन होती है, इन फ्रॉम द पिट्यूटरी, राइट, एंड फिर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब देखो अल्टीमेटली ग्रोथ इज ऑल्सो द मेन फैक्टर। सो देखो deficiency of growth hormone leads to dwarfism which can be rectified, मतलब हम उसको क्योर कर सकते हैं, which can be rectified by injecting recombinant growth hormone। तो इसको पूरा ही लिखते हैं, समझ नहीं आएगा नहीं तो। सो recombinant, जो हमने recombinant DNA टेक्नोलॉजी से बनाया है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसको डाल के हमें ठीक कर सकते हैं, राइट। सो इसी तरह से हमने क्या देखा है कि मेडिसिन में, एक तो हमने डायग्नोस्टिक्स में पीसीआर और ये सब देखा है, एंड देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने देखा है, इवन डीएनए प्रोफाइलिंग में भी ये जो डिस्प्यूट्स वगैरह होता है ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा जो मेडिसिन में हमने इंसुलिन, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और उसके बाद हमने देखा है कि वैक्सीन कैसे प्रोडक्शन होती है। जो भी वैक्सीन, देखो वैक्सीन के लिए भी वही है, पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म की जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो इन्फेक्टिव जीन्स है जिसके कारण ये होता है, उस जीन को क्लोन करे और उसकी जो प्रोटीन है, मतलब उसकी इन्फेक्टिव प्रोटीन को नहीं, ताकि वो प्रोटीन मेमोरी सेल्स बना सके हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होने आप देखा है मोनोक्लोनल एंड, ठीक है। तो इतना देखो, आजकल तो वैसे हम ये खत्म नहीं कर सकते कि भाई इतना में हो गया। एक और चीज आता है कि इंटरफेरॉन्स, इसका देख लेते हैं क्योंकि इंटरफेरॉन्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है वायरल डिजीज को ट्रीट करने के लिए। सो बेसिकली व्हाट आर इंटरफेरॉन्स, ठीक है, दे आर एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो वायरल डिजीज में इसकी यूज ज्यादा होती है। सो एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब इसको हम साइटोकाइंस भी कहते हैं, साइटोकाइंस भी कहते हैं, दैट फंक्शंस टू रेगुलेट as immune regulators, ठीक है। These proteins are produced by, वैसे तो ये हमारे बॉडी में प्रोडक्शन होती है, लेकिन कई बार ये कम हो जाता है, so we have to make it artificially. So they are produced by body cells on exposure to viruses, right? Exposure to viruses. लेकिन अब हम इंटरफेरेंस को कैसे प्रोडक्शन करते हैं, दे डिफ्यूज नेबरिंग सेल्स, ठीक है, और वो आसपास की सेल को डिफ्यूज कर सकते हैं एंड ट्रिगर्स अ रिएक्शन व्हिच न्यूट्रलाइजेस अ पर्टिकुलर वायरस। सो बेसिकली इसका काम कैसा होता है, दे डिफ्यूज टू द नेबर सेल्स, neighboring cells and triggers, right? क्या ट्रिगर करेगा ये, इंटरफेरेंस, राइट। इंटरफेरेंस प्रोडक्शन होती है टू न्यूट्रलाइज वायरसेस, तो ये काम होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम इसको बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी इंटरफेरॉन जीन को क्लोन करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर टाइप्स हम देखें, सबसे पहले इंटरफेरॉन ए, 3 टाइप्स। सो इंटरफेरॉन ए और अल्फा बोला जाता है इसके, ठीक है। और उसके बाद इंटरफेरॉन बी जो 5, इंटरफेरॉन ए देखो ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स जब वायरस से एक्सपोज होती है तब बनती है। फिर आता है इंटरफेरॉन बी जो फाइब्रोब्लास्ट या फिर एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। सो इंटरफेरॉन
इंटरफेरॉन बी और इस इंटरफेरॉन बी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इंटरफेरॉन जी टी लिम्फोसाइट्स, थर्ड टाइप जो होती है इंटरफेरॉन जी, आपने ह्यूमन डिजीज में पढ़ रखा होगा, जो एंटीजेंस आके जैसे बाइंड करेंगे तब जाके इंटरफेरॉन जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये हमने जो भी किया है आज, दैट वाज कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिसिनल, जो मेडिसिन प्रोडक्शंस में होती है वो हमने कर लिया है। और फिर हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू विद एग्रीकल्चरल यूजफुलनेस, मतलब हम उसमें देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से कैसे हम एग्रीकल्चर में, जैसे अच्छा एक और चीज, हम ना खाली मेडिसिन नहीं, जैसे अलग अलग एनिमल्स में भी हम इस जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। कोई भी जो फॉरेन जीन है जिसको हमने क्लोन करके बनाया है, तैयार किया है, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजीन। और ऐसे एनिमल्स जिसको हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं बाय इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन, दीज आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो हम अगले जो लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिकली इस बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर पे क्या कंट्रीब्यूशन है। आजकल हम पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते, आजकल हम हार्बिसाइड्स नहीं यूज करते, व्हाई? बिकॉज आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या रोक रखा है कि अगर आप इन चीजों को यूज करोगे, दे हैव बैंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल केमिकल, जो वीडीसाइड्स है, क्यों बैन किया? क्योंकि हम अगर इन चीजों को यूज करते हैं तो इट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम में डिसबैलेंस हो जाती है। पीपल सफर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं, मतलब पेस्टिसाइड्स दे आर हार्मफुल फॉर अस। तो आजकल आईपीएम क्या बोल रहा है कि आप ऐसा चीज बनाओ जो नेचुरल फैक्टर्स हो, जिससे कोई नुकसान किसी को ना हो, इवन इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू इंसेक्ट ऑल्सो। कि देखो हम ऑब्वियसली उनको मारने के लिए, बट एक स्पेसिफाइड इंसेक्ट को हमें डिस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करना है, एक स्पेसिफाइड पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को, नॉट ऑल। बिकॉज देखो कहीं ना कहीं इन पेस्ट का भी जरूरत होती है। द होल इकोसिस्टम जो हमारा चलता है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो उसको भी हमें सेव करना है। एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट human beings also from different types of diseases which are caused by excessive use of these pesticides and insecticides. तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यही इंटरेस्टिंग चीजें हम लाएंगे। और फिर टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।